नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। एक बार फिर से बात हाल पटना की। जी हां, पटना एक बार फिर से पानी पानी है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक बार फिर पटना के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। राजधानी के कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा हो गया है और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पटना के राजेंद्र नगर, कदम कुआं, कंकड़बाग, आर ब्लॉक और स्ट्रैंड रोड में जल जमाव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। तस्वीरें खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि बारिश के बाद क्या हालात तो पटना के हुए हैं। पटना में हो रही बारिश से कृषि मंत्री प्रेम कुमार का बंगला भी इस बार तालाब में तब्दील हो गया है। हालांकि आज मंत्री जी आवास में मौजूद नहीं थे। कृषि मंत्री प्रेम कुमार के आवास का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। घंटे की बारिश में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार का बंगला तालाब में तब्दील हो गया है और शायद मंत्री जी की यही नियति बन गई है, क्योंकि हर साल इनका बंगला इसी तरह पानी में डूब जाता है। और देख सकते हैं इस वक्त 1.5 से 2 फीट पानी बह रहा है। शायद बादल लगने के बाद ही मंत्री जी आवास छोड़ देते हैं, क्योंकि पिछले बार भी आपने तस्वीर देखी है कि पैंट मोड़कर मंत्री जी को बाहर निकलना पड़ रहा था। इस वक्त आप देखिए कि अंदर जो स्थिति है वही बाहर भी है, यानी चारों तरफ लबालब पानी भरा है। ये 1.5 घंटे की बारिश में ये हाल हुआ है। आप समझ सकते हैं अगला 72 घंटा शायद आम जनता के लिए मुसीबत अगर होगा तो निश्चित रूप से मंत्री जी के लिए भी मुसीबत से कम नहीं होगी, क्योंकि सरकार में बैठे मंत्री जी जब मजबूर हैं तो आम जनता की क्या हालत होगी ये समझना मुश्किल नहीं है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। उधर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां पर ड्यूटी कर रहे बीएमपी जवानों का कमरा भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है और जवान बिस्तर के ऊपर बैठने को मजबूर हैं। मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना जल जमाव को लेकर के नगर निगम के दावे हों या फिर नगर विकास मंत्री या फिर सचिव, तमाम लोगों के जो दावे हैं वो बारिश में कैसे खोखली साबित होती है उसकी एक तस्वीर ज़रा देखिए। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं नंदकिशोर यादव, उनके आवास पे खड़े हैं और उनके आवास की ज़रा तस्वीर देखिए कि यहाँ पे पूरा जो घर है वो तालाब में तब्दील हो गया है। और यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे घंटे भर की बारिश में यहाँ से 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई है। और उस 1 से 1.5 घंटे की बारिश में हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक नज़र यहाँ पे लोन का ज़रूर दिखाएं कि ये उनका लोन है और ये देखिए किस तरह तालाब में तब्दील है। कोई कह नहीं सकता है कि ये उनका लोन है। लग रहा हो कि जैसे यहाँ पे मछली पालने के लिए बिल्कुल तालाब तैयार किया गया हो। अगर इधर दूसरी तरफ की अगर तस्वीर हम अगर दिखाएं तो यहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बाइक से वो पूरी तरह आधा से ज़्यादा डूबा हुआ है। ये आप यहाँ पे काम करते हैं? जी, हम बीएमपी के जवान हैं। बीएमपी के जवान हैं जी। ऐसे ही बारिश में हमेशा जी, जब भी 2-4 घंटा बारिश होती है बस इसी यही हाल हो जाता है। हम लोग डूब के रहना पड़ रहा है जी। पूरा अभी रूम में पानी घुस गया है। हम लोग का बेड उड पे सब हथियार रख लिए है पूरा चौकी पे। मंत्री जी को कहते नहीं? मंत्री जी कहते हैं, आता है कभी कभी कोई पानी निकालता है, ये करता है वो करता है, लेकिन क्या व्यवस्था है न, हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं है। हम लोग को तो अपना ड्यूटी से मतलब है, चाहे पानी हो बारिश हो, किसी तरह हम लोग को ड्यूटी देना है, सुरक्षा देना है। तो आपके सारे सामान हथियार ऐसे ऊपर में रख दिए हैं। एक बार हम चल करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो पुलिस जवान हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप ज़रा सोचिए, देखिए ये नंदकिशोर यादव के घर के जहाँ पुलिस जवान रहते हैं उसकी तस्वीर। यहाँ पे घरों में जो है वो पानी जो है वो घुस गया है। ये ज़रा देखिए, एक तस्वीर ज़रूर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आप ज़रा कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आए और ज़रा देखिए कि यहाँ पे जवान जो हैं वो कैसे रहने पे मजबूर हैं। ये देखिए यहाँ पे चौकियाँ हैं, चौकियों पर लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरे तरह जो है वो पानी घुसा हुआ है। नीचे में सारे जो उनका सामान है वो बिल्कुल उठा करके अपने अपने यहाँ पे रखे हुए हैं ऊपर में। और ये देख सकते हैं कि ये अपना जो हथियार है वो भी जो है आर्म्स जो है वो चौकी पर रखे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस ढंग से यहाँ पे पूरी तरह से पानी जो है इनके कमरों में घुसा हुआ है। ऐसे चौकी पर बैठ करके दिन गुजारना पड़ रहा है। क्या करें सर, अगला साल भी यही हाल था, इस साल भी यही हाल है। दोनों साल, पीछे साल भी यही हाल था, इस साल भी यही हाल है। तो खाना वाना कहाँ बना रहे हैं? चौकी पर बनाएंगे, ऊपर में रख के, और क्या करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज़ 18 पटना। तो थोड़ी ही बारिश के बाद मंत्री आवास की हालत कैसी हो गई है, तस्वीरों के जरिए आपने देखा। इधर पटना में बारिश के बाद विधानसभा परिसर भी झील में तब्दील हो गया है और बाहरी परिसर से लेकर अंदर तक जो परिसर है पानी ही पानी यहां पर जमा हुआ नजर आ रहा है। तो विधानसभा परिसर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर बारिश के बाद स्थिति बनी है। पूरा का पूरा जो विधानसभा परिसर है भीतर और बाहर बिल्कुल तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। अंदर भीतर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और पटना के राजवंशी नगर कभी नाले तो कभी झील में तब्दील हो रहा है। लोगों की परेशानी यहां जमे पानी की तरह बढ़ती और घटती रहती है। सरकार का काम दावे का होता है, फिलहाल दावा फेल है। आगे की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बारिश के बाद पटना के जहां कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं राजवंशी नगर की भी सूरत बिगड़ गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी राजवंशी नगर में देख सकते हैं जल जमाव हो गया है और सड़क जो है झील में तब्दील हो गया है। आसपास में जो भी मकाने हैं, दुकान है, उसके अंदर पानी प्रवेश कर गया है। देख सकते हैं बगल में ऊर्जा पार्क है, बगल में कई सरकारी कार्यालय है और वहां भी पानी प्रवेश कर गया है। यानी यातायात जो है बिल्कुल यहाँ पर ध्वस्त एक तरह से हो गया है। हम बगल में आपको दिखाएंगे कि देखिए एक सरकारी आवास है, उसके अंदर किस तरह से पानी प्रवेश कर गया है। यानी महज 1.5 घंटे की बारिश में राजधानी पटना में तमाम जगहों पर यही हालत देखने को बन रही है। हर जगह पानी है, जिधर कॉलोनी में जाए उधर भी पानी ही है। जी, मेरा नाम अंकित राज हुआ। बिल्कुल देख सकते हैं जो आम लोग हैं, खासकर बाइक सवार हो या फिर 4 पहिया वाहन जो भी यहाँ से गुजर रहा है, कितनी परेशानी हो रही है देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पर। यानी बारिश के खत्म हुए 1 घंटे हो गए हैं, बावजूद अभी तक जो है जल निकासी नहीं हुई है। नगर निगम के कोई कर्मी और अधिकारी अभी तक सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं कि मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, तो निश्चित रूप से जो निचला इलाका है, खासकर जहां पर सीवरेज सिस्टम डेवलप नहीं किया गया है, वहां पर परेशानी और बढ़ने वाली है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपने देख ली कि थोड़ी ही बारिश के बाद कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। चाहे वो मंत्री का आवास हो या फिर कोई और जगह, हर जगह पानी भरा हुआ है। यानी कि जो दावे किए जाते हैं, दावे पर पानी फिरता हुआ इस बार भी नजर आ रहा है। चलिए, पटना का हाल आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं बिहार के दूसरे शहरों का हाल। हल्की बारिश में ही सासाराम का सदर अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया है। पूरे परिसर में घुटने भर पानी जमा हो गया है। इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजनों के साथ डॉक्टरों की परेशानी भी बढ़ गई है, जो पानी लगे वार्ड में मरीजों को देखने के लिए आ रहे हैं। सदर में ऑपरेशन लाए हैं, देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, ऊर्जा कटाने जा रहे हैं। इतना दिक्कत है इसमें, अब हम लोग का कोरोना नहीं पकड़ेगा। वहीं छपरा में 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीएम आवास के बाहर स्थिति का जायजा लिया संवाददाता संतोष ने। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था और छपरा में अलर्ट के ठीक बाद बारिश शुरू हुई। लगभग 1 घंटे की बारिश में शहर की जो हालत हो गई, आप देख सकते हैं कि नगर निगम की पूरी तरह से पोल खुल गई है। ये जो इलाका है, ये छपरा के डीएम का आवास है। आप देख सकते हैं कि डीएम का आवास है और उस आवास के सामने की जो स्थिति है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रोज रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। घुटने पर पानी लगा हुआ इस आवास के बाहर। ये स्थिति जो है काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं कि जो पानी लगा हुआ है, ये काफ़ी दूर तक लगा हुआ है। चूँकि नगर निगम ने दावा किया था कि मानसून पूर्व ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि पानी नहीं लगेगा, लोग सुरक्षित घरों से निकल सकेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली है, क्योंकि 1 घंटे की बारिश के बाद ये शहर के हालात हैं। हम यहाँ कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए सर कि क्या स्थिति है छपरा में इस बारिश? ये बहुत नारकीय स्थिति है। देख सकते हैं डाक बंगला रोड है ये, और कितनी जल का जमाव हो चुका है। हर जगह पानी बाहरी रोड पे बह रहा है, साफ सफाई भी नहीं हो पाई है। हर जगह मोहल्लों में भी है ये स्थिति। ऐसी स्थिति कहाँ दिखती है?
अब मेन रोड तो ये है, यहाँ है, और गली मोहल्लों में भी कई जगह ऐसी स्थिति है। तो निश्चित तौर पे यहाँ कम से कम व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन जो तस्वीरें एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि डीएम का आवास है और उसके ठीक बाहर जो हालात है कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। नगर निगम की कलई पूरी तरह से खुल गई है। जो दावा किया जा रहा था नगर निगम का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल विफल साबित हुआ है और इस बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों को धो दिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो चाहे बिहार की राजधानी हो या फिर कोई और जिला, हर इलाके की लगभग एक ही स्थिति है और हर जगह नगर निगम का दावा बारिश के पहले यही होता है, आश्वस्त किया जाता है कि इस बार पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें हर बार की तरह ही रह जाती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार की लापरवाही की वजह से लोहानीपुर मध्य विद्यालय का जर्जर भवन अचानक ध्वस्त हो गया। घटना के बाद स्कूल के शिक्षकों में दहशत का माहौल है, साथ ही सरकार के प्रति नाराजगी भी, क्योंकि महीनों पहले सूचना देने के बाद भी भवन को तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। लोहानीपुर मध्य विद्यालय का जर्जर भवन अचानक ध्वस्त हो गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस वक्त हम विद्यालय कैंपस में मौजूद हैं और देखिए पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है किस तरह से ध्वस्त हुआ है। लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी थी और देख सकते हैं कि किस तरह से ये कहीं ना कहीं हर बार इसमें बूथ बनाया जाता था, यानी यहाँ पर चुनाव भी होता था, बच्चे बगल में पढ़ाई भी करते थे। ये कैंपस है जहां पर बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, बच्चे खेला करते थे। हालांकि कोरोना काल है, एक तरह से कहिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि बच्चे नहीं थे और देर रात ये घटना हुई है, जिसकी वजह से कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लापरवाही किस तरह से बरती गई है, यानी स्कूल प्रशासन ने महीनों पहले शिक्षा विभाग को सूचना दे दी थी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने अधिकारियों को कि इसमें संचालित नहीं हो सकता है और जो भी भवन का जो समस्या था, जो जर्जर था, उसकी भी सूचना हम लोग आपने सूचना दी थी? हाँ, सूचना। क्या भवन तोड़ने का कोई काम नहीं किया गया? नहीं, कोई काम। स्कूल ये रास्ता है जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे छज्जा गिरा है, ये रास्ता, इसी रास्ते से हम लोग आना जाना करते हैं। तो एक डर सा हो गया है कि अब हम लोग कभी भी, अभी बाकी भी जो वो गिरा नहीं है बिल्डिंग, उसमें भी डर है कि ये अगर गिर गया तो क्या होगा। हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसको यहाँ बिल्डिंग बनना चाहिए, नई बिल्डिंग बनना चाहिए और मलबा को जल्द से जल्द पटना के डीएम साहब को आदेश दें और इसको बनवाएं। ये भी कभी भी गिर सकता है। तो निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित सूचना दे दी गई थी कि स्कूल जर्जर है, भवन जर्जर है, बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा देर रात अचानक पूरा का पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है। ये तो संयोग कहिए कि बच्चे स्कूल में नहीं थे, घटना दिन में नहीं हुई, वरना भगवान ही मालिक होते। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गनीमत यही रही कि कोरोना काल के वक्त स्कूल में कोई भी नहीं था और रात के वक्त ये भवन गिरा, वरना कितना बड़ा हादसा हो सकता था अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे ज्योति हत्याकांड मामले की। ज्योति हत्याकांड की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि ज्योति के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि करंट लगने और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद परिजनों का पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप गलत साबित हो गया है। इस पूरे मामले में जो और जानकारियां हैं उसके मुताबिक घर के मालिक ने बगान को बचाने के लिए बिजली का तार लगाया था और ये भी बात पता चली है कि बगान में आम चुनने ज्योति गई हुई थी। हालांकि पुलिस की जांच अभी भी जारी है। मौत का कारण अभी प्रथम दृष्टया तो हम लोगों को यही लग रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लिखा गया है। हालांकि डीएसपी को सुपरविजन करने का निर्देश दिया गया है और 3 से 4 दिन के अंदर हम लोगों को सुपरविजन नोट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग और स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो अब इस पूरे मामले की पुलिस नए सिरे से जांच कर रही है, क्योंकि परिजनों का जो आरोप था कि रेप के बाद हत्या हुई है, वो बात गलत साबित हुई है। इधर हम आपको बता दें कि बड़ी खबर है, बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि अवधेश नारायण सिंह का परिवार भी कोरोना की चपेट में है, पत्नी और पुत्र भी कोरोना से संक्रमित है। तो कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अवधेश नारायण सिंह पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके बेटे और पत्नी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।
तो हर आम और खास को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। बड़ी तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एहतियात की जरूरत है। इधर कोरोना अपडेट आपको दे, बिहार में बढ़ते कोरोना के मरीज। बिहार में कोरोना के 349 नए मरीज सामने आए हैं। बिहार में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब 11,407 पहुंच गई है। सहरसा में 53, मुजफ्फरपुर में 44, गया में 34, सारण और पटना में 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में 21, नालंदा में 19 कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति पाए गए हैं। वहीं इलाज के बाद 8,211 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। तो कोरोना के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ते हुए अलग अलग जगहों से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो कोरोना तेजी से बिहार में भी अपने पांव पसार रहा है और अलग अलग जिलों से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर बिहार में हरित क्रांति लाने और किसानों को बाढ़ से बचाने के लिए बागमती परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना पर पानी की तरह रुपए भी बहाए गए, लेकिन किसानों को न तो सिंचाई की सुविधा हासिल हो सकी और न ही लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिली है। सीतामढ़ी समेत पूरे उत्तर बिहार में हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से 80 के दशक में बागमती परियोजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआती दौर में उस परियोजना की लागत तकरीबन 600 करोड़ रुपए थी। सीतामढ़ी और शिवहर में भी इस परियोजना पर भारी भरकम राशि खर्च हुई। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के गमहरिया गांव में करीब 30 एकड़ में बागमती नगर की स्थापना की गई थी, लेकिन आज ये बागमती नगर लावारिस पड़ा है। करोड़ों के लगे संयंत्र को जंग खा रही है। इसके बड़े भूभाग पर लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। करोड़ों के लागत से बना हुआ है बैरेज। ये जिस समय बना हुआ था उस समय बहुत अच्छा था। बहुत पदाधिकारी लोग यहाँ रहते थे और पदाधिकारी लोग चले गए, इसको छोड़ करके ध्वस्त कर दिए इस बागमती कॉलोनी को। जानकारी तो ये जो बैराज हम लोग के समय में ही इसकी शुरुआत हुई और हम लोग के समय में ही दोषपूर्ण नेतृत्व के कारण इसका नाश भी हो गया। जल संसाधन विभाग की फाइलों में बेशक इस बागमती नगर की चर्चा हो, लेकिन स्थानीय विभागीय जल संसाधन विभाग के अधिकारी को बागमती नगर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। शायद यही कारण है कि वे कैमरे पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। पहले मुझे जानकारी नहीं थी इसकी कि बागमती जो जमीन है उसी में हमारा प्रखंड प्रांगण ही बसा हुआ है। बहरहाल उत्तर बिहार में शुरू की गई बागमती परियोजना के बाद न तो बाढ़ से बर्बादी का सिलसिला रुका और न ही किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा हासिल हो सकी। बागमती नगर तो एक उदाहरण है। उत्तर बिहार में सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जहां पर खर्च किए गए पैसों के बाद उस परियोजना का कोई माई बाप नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो कहीं तो योजना पर काम नहीं होता और कहीं होता भी है तो उसको सही तरीके से धरातल पर लाया नहीं जाता है और खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां चवर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। सूचना के कई घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। पानी से भरे गड्ढे में घंटों से शव तैर रहा है। माधोपुर ओपी के नारायण बेलसन की घटना है। 21 साल का दरअसल युवक है और 8 साल का एक बच्चा है जिनकी मौत हुई है। ये बड़ी खबर गोपालगंज से आपको दे रहे हैं। पानी से भरे गड्ढे में 2 शव घंटों से तैर रहे हैं। पुलिस अभी तक वहां नहीं पहुंची है। उधर बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है। बात रोहतास की करें तो यहां पर तुतला भवानी मंदिर के पास सुंदर झरना गिर रहा है, जिसमें नहाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सासाराम में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से झरने का बहाव तेज हो गया है। हालांकि यहां आने वाले लोग सुंदर नजारे के बीच कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और चलिए बात करते हैं कैसे मास्क की, जिसकी कीमत चंद रुपयों में नहीं बल्कि लाखों में है। देश का ये बेशकीमती मास्क महाराष्ट्र के पुणे के एक शख्स के पास है। कोरोना काल में मास्क का महत्व अब दुनिया का हर एक नागरिक पहचान गया है। खुद को कोरोना के वार से बचाए रखने के लिए
मास्क कितना जरूरी है ये अच्छी तरह से जान गया है। लेकिन हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जो सोने का मास्क पहनता है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ के रहने वाले शंकर कुराडे को सोना पहनने का बहुत शौक है। उन्हें सामान्य मास्क पहनना पसंद नहीं आया और खुद के लिए सोने का मास्क बना लिया। मास्क की कीमत 2,90,000 रुपए है। मास्क का वजन 5.5 तोला है। हवा के बहाव के लिए मास्क में छोटा सा छेद किया गया है। शंकर गले में एक सोने की बड़ी चेन, सभी 5 उंगलियों पर सोने की अंगूठी और हाथ में एक बड़ी ब्रेसलेट पहनते हैं और इस शौक की वजह से उन्हें गोल्डन मैन भी कहा जाता है। हालांकि शंकर का ये मास्क इस वक्त देश का सबसे कीमती मास्क जरूर है, लेकिन ये मास्क उन्हें कोरोना वायरस से कितना बचा सकेगा इस बारे में वो खुद भी निश्चित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।